अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान में चीनी का बहरान आम आदमी के लिए मजीद माशी दबाव का बायस और हुकूमत के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। 200 रुपए फी किलो से तजावुज करती कीमत ने जहां एक तरफ अवाम की चीखें निकाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ चीनी माफिया के सामने हुकूमती रेट ना होने के बराबर है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ कि शुगर मिल्स के 47 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। इन मिल्स के बेशतर मालिकान सियासी अशराफिया से वाबस्ता है। ये सियासी वाबस्तगी 70 साल से आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़कती आ रही है। हुक्मरान दिहाइयों से चीनी माफिया को सबक सिखाने के जाली नारे तो लगाते आ रहे हैं, मगर दरअसल हुकूमती पॉलिसियां इन्हीं मिल मालकान के मफादात के गिर्द घूमती हैं। जैसा कि बरामद के वक्त इन अरबपति सेठों में सब्सिडीज की मद में पैसा बांटा जाता है। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा और साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज इंकशाफ किया था कि शुगर माफिया को नवाजने के लिए जानबूझकर बरामद दरामद का खेल खेला जाता है। ये मसला नहीं, मसलियत है। और मसलियत यह है कि शुगर मिल्स पूरे साल का गन्ना सस्ता खरीदें और मनमाने दामों पर महंगी बेचे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब का कहना है कि चीनी दरामद हो या बरामद, दोनों में किसान का नुकसान हो रहा है। मैं आज पाकिस्तान की मईशत की खातिर फील्ड मार्शल से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदा के लिए आए, इसमें मदाखलत करें। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि एक तरफ ये नजरिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज हुकूमत रियासत के लिए एजाज नहीं बल्कि बोझ हैं। इस नजरिए के हामी हलकों ने सदर जरदारी और शहबाज हुकूमत की गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की एक बाकायदा चार्जशीट बना रखी है। इसका मुतजाद नजरिया ये कहता है कि सब मिलजुल कर मुल्क चलाएंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। फिलहाल बड़े साहब मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर निजाम ने किक स्टार्ट ना लिया तो फिर मालूम नहीं क्या फैसला होगा। मतलब कि अभी तक मौजूदा निजाम के स्टार्ट होने की दुआ है। 4 वफाकी बजट पेश किए जा चुके हैं, आम आदमी के माशी हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन अभी तक ये निजाम स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान के डीडी काउंटर टेररिज्म को मनी चेंजर्स से मिलकर डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग रोकना पड़ रही है। सोने के ताजरों से मुलाकात करके बढ़ते निर्खों और स्मगलिंग खत्म करवाना पड़ रही है, मगर ये निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। बिजली की तकसीम कार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग करती हैं, मगर निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। चीनी और गंदम माफिया सरगर्म है, मगर निजाम बताया जाता है कि स्टार्ट नहीं ले पा रहा। दहशतगर्द मुल्क के कुर्ब जवार में कार्रवाइयां करते हैं, फिरते हैं, और ये निजाम बताया जाता है कि स्टार्ट नहीं ले पा रहा। बलूचिस्तान से लेकर रावलपिंडी तक गैरत के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, लेकिन निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा। आखिर कब और कैसे इस निजाम ने स्टार्ट लेना है? अवामी मसाइल पर तो बहरहाल ये निजाम स्टार्ट नहीं ले पा रहा, मगर अपने सियासी हरीफों के खिलाफ ये निजाम शबाना रोज मेहनत कर रहा है। अवामी नुमाइंदों को थोक के हिसाब से नाअहल किया जा रहा है। सबसे बड़े सूबे पंजाब का ऑपोजिशन लीडर नाअहल हो चुका है। कौमी असेंबली के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ के सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली साहब की नाअहली के हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज ही आपको बता, आइए सुनते हैं। चित्राली साहब को इस अपील में, चूंकि वो नहीं गए थे, लिहाजा उनको नोटिस किया गया वो कमीशन को आकर असिस्ट करें और बताएं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अपनी जो है वो अपने रिस्पांस जो है वो जमा कराएं। ऑल्दो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जराये ये भी बता रहे हैं कि कल के दिन की हेयरिंग में बहुत मुमकिन तौर पर अब्दुल लतीफ चित्राली साहब पेश नहीं होंगे कल की हेयरिंग में, और लिहाजा 200% हमें बताया गया कि 200% जो है वो चांस है कि एक और नाअहली और डिस्क्वालिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन का सिलसिला जो है वो कल हमें अब्दुल लतीफ चित्राली साहब के केस में भी नजर आएगा। जी। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं आप पीपल्स पार्टी के, और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, ये गुज़िश्ता रोज की भी जो सूरत हाल सामने आई पंजाब असेंबली में, जिस किस्म के मामलात थे, आप एक पुराने सियासतदान हैं, असेंबली में ये जो अब थप्पड़ चल पड़े हैं, मुक्के चल रहे हैं, आपको ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आ रही है और क्या तबसरा करना चाहेंगे आप इस माहौल पर? देखें जी, जो पार्लियामान के अंदर, ये असेंबली के अंदर ये जो लड़ाई और मुक्कों की बात है, ये सच्ची बात है। कुछ तरबियत में कमी और पॉलिटिकल तरबियत में बिल्कुल कमी नजर आ रही। और जो पुराने लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मैच्योर लोग हैं, वो तो कभी भी ये काम नहीं करते। ये गाली गलौज और ये असेंबली के अंदर ये आप अवाम आपको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजती है। अवाम को पहले इस निज़ाम पे एतमाद बड़ा कम होता जा रहा है पिछली कई दहाइयों से। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, और ये किसी सूरत की ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि आप
मुक्के मारने। जो अब ये कन्विक्शंस और नाअहली का सिलसिला है, जो तवातुर के साथ अब इसमें बाकायदा तौर पे तेजी नजर आ रही है 31 जुलाई तक, यानी 2 रोज मजीद, जब इसमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको असेस कर चुकी है कि ये नाअहली डिस्क्वालिफिकेशन का सिलसिला मजीद जोर पकड़ चुका होगा। ये मामला आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? और लाइक आई आस्क कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोल बहुत नुमाया हो चुका है, आपको लग रहा है ये सही सिमत में मुल्क को लेके जा रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है और सजाएं यकीनन होंगी, वो एक कानून है। जब सजा हो जाती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो पाबंद होता है जब किसी अदालत से सजा होती है। लेकिन ये कानून और आइन तो ये कहता है कि उसके बाद स्पीकर रेफरेंस भेजने का भी पाबंद होता है, और कुछ मुद्दत के लिए लिंगर किया जा सकता है। स्पीकर करना चाहे, इलेक्शन कमीशन भी कुछ देर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल है सबको जल्दी एक लगी हुई है, अपोजिशन को भी और हिज़्ब इक़्तिदार को, और इस जल्दी का इलाज जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो बात किसी सही है को चंद साहब, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, गवर्नर पंजाब हो, वो तो आपके हैं, आपकी जमात से ताल्लुक रखते हैं। और इधर सिर्फ अब असेंबली के अंदर की बात नहीं हो रही, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब भी जो है वो बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं। वो रात दिन जो है एक किस्म का बयान दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा देंगे, तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। आप मुत्तफिक हैं? ये पीपल्स पार्टी भी अलाइंड है इस बात पे? देखिए, जहां तक केपी की हुकूमत का तल्लक है, उसको गिराने का तल्लक है, मेरे ख्याल में इस वक्त तो जो उनकी गवर्नेंस की बदतरीन सूरत हाल है और जो करप्शन की सूरत हाल है, अगर तो आप उस सूबे से पीटीआई को खत्म करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनको मौका इसी तरह चलते रहने देना चाहिए। और ये मेरे ख्याल उनका जो हुकूमत है इस वक्त, जो अवाम भी केपी के, मैं केपी के 2-3 दफा गया हूँ और आम लोगों से मैं मिला हूँ, और आम लोग बड़े तंग हैं उनके गवर्नेंस के स्टाइल से। स्पेशली करप्शन की जो स्टोरियां हैं वहां की, वो बड़ी भयानक स्टोरी है। और पीटीआई का तो बयान ही करप्शन के ऊपर बुनियाद करता था कि, लेकिन इस वक्त तो वो करप्शन पे नंबर 1 है। पूरे मुल्क में जो नंबर 1 सूबा जा रहा है वो केपी के है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो के खिलाफ कदम एतमाद आ जाए तो ये तो शायद पीटीआई के ऊपर कोई मेहरबानी हो अल्लाह की, तो उनके खिलाफ कदम एतमाद आ जाए। अदरवाइज तो अगर वो चलते रहे इस तरह तो आइंदा केपी के लोग तो उनको वोट नहीं देंगे, जो सूरत हाल बनी हुई। लेकिन आप इस सोच को कि एक मुंतखब हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद से हटाने की इस वक्त कोई ज़रूरत आन पेश आई है, इससे आप इत्तेफाक नहीं करते इस सोच से? देखिए, मैं जो अदम एतमाद है ये आईनी और कानूनी तरीका है। आइन के ऊपर रहते हुए अगर आप कोई कानूनी काम करना चाहते हैं तो ये, जब आपकी मेजॉरिटी ना, मेंबर मेजॉरिटी आपको ना रखना चाहते हो तो इसमें तो कोई हरज नहीं होता, इस पे तो कोई एतराज नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई हार्स ट्रेडिंग करें, अगर आप कोई मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की बाय फोर्स कोशिश करें तो वो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन चंद साहब, अब 3 साल पहले तो आपने सेंटर में भी ये करके देख लिया, मुल्क में स्टेबिलिटी तो नहीं आई जिन हालात का। और जो लॉन्ग मार्च आपकी जमात ने किया था, बिलावल साहब ने लीड किया था, वो उस महंगाई के खिलाफ, उसके बाद से हालात तो, आप मुत्तफिक होंगे इस बात से कि हालात तो बेहतर नहीं हुए? नहीं, देखिए, कई मामलों में हालात बेहतर हुए कि हमारा सिस्टम चल पड़ा है, हमारा सिस्टम चल रहा है, और कई मामलों में हालात बिगड़े हैं, ये बात हकीकत है। और मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं कि उसमें हालात में कमी आई है, जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, कमजोर हो रही है। हमारा कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर पहले से बदतर हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। आपको पता है कि चीनी जो एक्सपोर्ट करने का मामला फिर इंपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, आप तो खुद ये तमाम हकाइक से इतने वाकिफ है, आप खुद भी इस बात पे एक रिजर्वेशंस रखते हैं। ये क्या इतनी हमारी हुकूमत कमजोर है कि ये माफिया के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देती है, प्रेशर नहीं ले सकती? देखें, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या माफिया हुकूमत का हिस्सा हो, वजारतों का हिस्सा हो, तो क्या आपको मिलेगा? आपको मिल मालकान इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। वो शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं 82 शुगर मिल्स के जो 90% मालकान हैं वो असेंबली में बैठे हैं। देखें, तो ये एक्सपोज करना चाहिए जो जो जिन जिन लोगों ने एक्सपोर्ट में और फिर इंपोर्ट में। देखें, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना ये इशू नहीं है। इशू ये है कि आम आदमी को 20 रुपए अचानक, या आप गन्ना खरीदते हैं, गन्ना आपने खरीदा है 250 या 300 रुपए मान, आपने कहा था कि हम चीनी देंगे 80 रुपए या 90 रुपए, एक कीमत मुकर्रर की थी गन्ने की कीमत के साथ। अब किसान को भी आपने पैसे ना दिए, लेकिन उसके बाद जब किसान का गन्ना लेके आपने चीनी बना ली और आपने रिपोर्ट दी कि मुल्क में चीनी वाफर है और हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, तो फिर चीनी आपने एक्सपोर्ट की, ठीक है,
फिर आपने इंपोर्ट की, फिर कंज्यूमर को भी उसकी जेब से भी, किसान को भी पर केजी 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आप ले रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे भरपूर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत बड़ा स्कैंडल है, और ये जो फैसला करने वाले हैं चीनी चोरी का, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर कौन और लेगा एक्शन? सर ये तो नाम ही सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये डे लाइट रॉबरी आप जो कह रहे हैं, दिन दहाड़े ये डाका है आवाम के पैसों पर। हर दौर में, इमरान खान का दौर हो या मौजूदा दौर हो, हर दौर में ये तकड़े लोग हैं। सर 53 सालों से, मतलब मैं आज वो अखबार की आर्काइव नाजरीन को भी हम दिखा रहे थे कि 53 सालों से यही कुछ हम अखबारात की भी हेडलाइंस देखते हैं कि चीनी चोरों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वो इतने मजबूत है कि वो हर दौर में इतने सालों से तवातर के साथ फायदा उठाते पे उठाते चले गए। जब अवाम सरमायादारों को वोट देंगे, जब अवाम सरमायादारों को एमपीएस एमएलएस बनाएंगे, तो फिर अवाम, मैं समझता हूँ कि अवाम को भी सोचने का मौका तो दें, या थोड़ा सा भुगतने का मौका भी दें, अवेयरनेस पैदा करें कि आप खुद अपना वोट सरमायादारों को देते हैं। आप सरमायादारों के अलावा आम आदमी को तो वोट भी नहीं देते, और सरमायादारों को जब आप वोट देंगे, सरमायादार जब कैबिनेट में डिसीजन मेकिंग में बैठे होंगे, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो इस मुल्क में कुछ सोचता नहीं है। तो सियासत तो आपने सरमायादारों की लौंडी बना दी है हमने, और इसमें यकीनन हम सब का रोल है, इसमें हमारा कसूर है, और ये हमारा कल्चर इस तरह बनता जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया और मीडिया की मेहरबानी है कि चीजें एक्सपोज हो रही हैं, और जब एक्सपोज होंगी तो यकीनन इसका कोई असर भी पड़ेगा। आप देख ले, हर पार्टी में तकड़े शुगर मिल्स के मालकान हैं, हर पार्टी। तो जब हर पार्टी में है, तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल किसान के साथ खड़ी है। हम कहते हैं खुल के, हमारी इंटरनल मीटिंग हुई है, हम बिल्कुल शुगर माफिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, किसान को उसकी मुनासिब कीमत दें। डीरेगुलेट कर दी है कीमतें, तो किसान के गन्ने से लेकर सब चीजों की डीरेगुलेट करें। ये नहीं है कि आप चीनी डीरेगुलेट कर दें और गन्ना रेगुलेट कर दें। और फिर जो डीरेगुलेशन की आपने कमेटी बनाई है, जो लिस्ट अभी मैंने पढ़ी है, उसमें किसानों का तो नुमाइंदे ही शामिल कोई नहीं है। सारे ब्यूरोक्रेट, सारे टेक्नोक्रेट और सारे सरमायादार, उसमें किसानों का कौन सा नुमाइंदा है? जो डीरेगुलेशन की कमेटी वजारत खजाना ने या हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के किसानों के साथ, इस मुल्क की आम आदमी के साथ, कंज्यूमर के साथ। तो ये मैं समझता हूं कि आप बेशक चीनी महंगी होती है या जो भी करना है, आप जूनिंग करें। आप काटन के एरियाज में क्यों शुगर मिलने लगी हैं, वो शुगर मिलने खत्म की जाए। काटन को आप खत्म करके, आप दूसरी गंदम को, चावल को खत्म करके आप सिर्फ गन्ने को प्रमोट कर रहे हैं। और गन्ना नेशनल फसल नहीं है, कौमी फसल नहीं है। कौमी फसल हमारी चावल है, गंदम है, काटन है, मक्की है, जिनका अब आम आवाम को फायदा हो रहा है, आम किसान को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। गन्ने का तो आप चीनी तो मैं समझता हूं अगर आप डीरेगुलेट भी कर दें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जोनिंग जरूर करें कि जो काटन के एरियाज है वहां गन्ना क्यों लगने देते हैं। पानी की कमी है, सबसे ज्यादा गन्ना पानी लेता है। आप गन्ने को डिस्करेज करें गवर्नमेंट, और जब गन्ने को डिस्करेज करेगी तो भाई शुगर मिलों वाले डीरेगुलेट करें। वो राय शुगर मंगवाता है तो मंगवाए, और लेकिन किसान को बाकी फसलों की कीमत तो दे। जब किसान के गन्ने की कीमत भी आप थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे बाकी फसलों को गवर्नमेंट लेवल पे रगड़ा जाता है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है कि हुकूमती सरपरस्ती में सिर्फ शुगर मिल मालिकान के लिए एक स्पेशल गन्ना काश करने से लेकर आखिर तक एक ड्रामा किया जाता है। उस पर मैं समझता हूँ सख्त एक्शन लेना चाहिए। चंद साहब, आप यानी कि इवन आमिर डोगर साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि इन मिल मालिकान के नाम भी सामने आने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, आप मेरी पुरानी, जब मैं कौमी असम्बली में था, मेरी स्पीचेस उठा के देख ले, इमरान खान की कैबिनेट में मैं था, तो मैं यकीनन उस वक्त भी कहता था कि शहजाद अकबर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था ये गन्ने के ऊपर इंक्वायरी करके। चंद मिल मालकान, आज वही मिल मालकान नून लीग के अंदर बैठे हुए हैं। वो कह रहे सब में है, सबसे ज्यादा तो वो कह रहे सिंध में है। नहीं, देखे सिंध हो, पंजाब हो, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके ऊपर किसान का मफाद, आम कंज्यूमर का मफाद, और चोरी नहीं होनी चाहिए। आप ट्रांसपेरेंट पहले दिन से कहें कि ये जी हमारी क्लैरिटी है, हम इसके ऊपर कोई चीनी के ऊपर सेशन कमिश्नर का क्या काम है छापे मारना, तो डीरेगुलेट करना, तो फिर ओपन करें।
फिर किसान को भी करें, लेकिन जरूरी करें, प्रॉपर पॉलिसी तो बनाए ना। पॉलिसी की कमी है, पॉलिसी के अंदर बदनीति है। सो पॉलिसी की कमी है। बच्चन साहब, मैं आखिर में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, ये जो सियासी माहौल है इसको किस तरह से दुरुस्तगी की तरफ लेकर आया जाए। एक तरफ ऑपोजिशन का दुखड़ा ये है कि इमरान खान साहब जेल में 2 साल उनकी हिरासत को 5 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगे, अगले 2 रोज में वो एपीसी भी बुला चुके हैं, लाएअमल का भी ऐलान किया जाएगा। अब खान साहब की जो जेल में हिरासत है, इसका जिम्मेदार कौन है आपके नजदीक? ये पीटीआई की क़यादत है जो कि डिलीवर नहीं कर सकी, या फिर हुकूमत और जो गैर जमहूरी कुव्वत है, आपके ख्याल में उनका एक ज्यादा बड़ा रोल नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में खान साहब की जो क़यादत है वो भी जिम्मेदार है। वो प्रॉपर डायलॉग ही नहीं कर सके, और खान साहब खुद भी जिम्मेदार हैं कि वो उनकी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करने हैं या किसी और से करने हैं। तो मेरे ख्याल में महमूद खान चकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, महमूद खान के चकजई भी इस वक्त खान साहब के साथ बैठे हुए हैं। अगर वो और मौलाना फजल रहमान मिल के ये मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब से ये बैठ के बात करेंगे तो यकीनन इस मसले का कोई हल निकल आएगा, और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत के साथ ये मुल्क आगे चल पड़ेगा, और मैं समझता हूँ इसमें बेहतरी आएगी। और ये बेस्ट मौका, जी बेस्ट मौका है इस वक्त। उनके अंदर भी रीजनेबल लोग हैं, बैरिस्टर गौर हो गया, असद कैसर हो गए, इनको चाहिए क्योंकि आपने एक देख चुके थे, आप एक ट्रेलर जो इस साल के आगाज में नजर आया था, मुज़ाकरात की उस मेज पे आए थे, और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात जब तमाम स्टेक होल्डर्स इसको ऑन बोर्ड होंगे तो फिर मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो सकते हैं। और पॉलिटिकल मुज़ाकरात जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि सियासी पार्टियों के पास अल्टीमेटली पीटीआई को आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सियासी पार्टियों को रोका जा रहा है कि कौन मुज़ाकरात कर सकता है, किससे कर सकते हैं, किससे नहीं? देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप राब्ता करेंगे, आप फ्रूटफुल तरीके, आप नियत के साथ राब्ता करेंगे तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। और कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो या इस मुल्क के मामलात खराब हो। सब चाहते हैं कि मुल्क के मामलात ठीक हों। तो मुल्क के मामलात ठीक होंगे तो सियासत ठीक होगी, सियासत ठीक होगी तो हुकूमतें ठीक होंगी और रियासत कामयाब होगी। तो सबका फायदा है, इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है। ये जो अफरा तफरी या गैर यकीनी सूरत है, इसमें सबका नुकसान है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम अजहर चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ